हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई बिकॉज़ मेरे थ्रोट में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। तो थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से मैंने कल वीडियो नहीं डाला। और थोड़ा सा घर में कल पूजा भी थी, सो दैट्स वाई। तो आज जो कल वीडियो रह गए हैं रिलेटेड टू एमसीक्यू के 2 वीडियो आने थे, तो वो मैं संडे डाल दूँगी। और एक आपसे सजेशन लेना है आप लोगों से जिनको भी एमसीक्यूज़ चाहिए इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। आप या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज़ नेट या सेट के एग्ज़ाम या टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स या किसी भी तरीके का एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं पेपर के हिसाब से एमसीक्यू डिस्कस करूँ, लाइक प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के और उनके सभी क्वेश्चंस को विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर ऑप्शंस ऑल्सो इस तरीके से डिस्कस करूँ, या फिर आप चाहते हो कि मैं एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँ एज वाइज, एंग्लो सेक्शंस, नॉर्मन्स इस तरीके से डिस्कस करूँ, या आप चाहते हैं कि मैं ऑथर वाइज डिस्कस करूं। फिर जिस तरीके से आपको एमसीक्यू चाहिए, आप मुझे अगर थोड़ा ब्रीफ कर दोगे तो मुझे आपको एक क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करने में आसानी होगी। दूसरा, आज का जो वीडियो है, तो अगर आपको जिस तरीके का भी एमसीक्यू चाहिए, प्लीज़ आप मुझे उस तरीके से कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर के हिसाब से चलना ज़्यादा बेटर है। उससे फ़ायदा ये होता है कि इफ़ यू कंप्लीट, एटलीस्ट आपने कंप्लीट एनालिसिस किया है 20 ईयर्स या 15 ईयर्स के पेपर को, और विद फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आपने उसको कवर किया है, तो नियर अबाउट आप अपने एग्ज़ाम के मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर जाते हो। तो मेरे हिसाब से उस तरीके से चलना बेटर है, बट आप लोग जैसा बताओगे उस तरीके से हम चलेंगे। तो आज का जो वीडियो है, जैसा कि कुछ लोग थे कमेंट सेक्शन में, उन्होंने बोला कि प्रीफेस पे आप वीडियो बनाओ। तो प्रीफेस पे मैंने एक वीडियो जो इससे इंट्रोडक्टरी वीडियो कहिए, सैमुअल जॉनसन की जो फैक्चुअल डिटेल्स थी वो मैंने आपको प्रोवाइड की है। इसकी एक और फैक्चुअल डिटेल आएगी जिसमें कि मैं पूरे प्रीफेस से रिलेटेड आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल सकते हैं रिलेटेड टू प्रीफेस, वो मैं आपको एक दूंगी। और एक वीडियो इस पे और आएगी रिलेटेड कि इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, वो भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पूरा वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में एटलीस्ट हेल्प मिल जाए इस पर्टिकुलर पेपर को लेके या इस पर्टिकुलर सब टॉपिक को लेके, प्रीफेस से आपको कोई दिक्कत ना हो। आज जो है वो मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं करने जा रही हूँ। मैं आपको एक डिटेल क्रिटिकल समरी प्रोवाइड करूँगी पैराग्राफ वाइज। ठीक है, पैराग्राफ वाइज मैं आपको एक समरी मैं आपको दे दूँगी, जिससे आपको एटलीस्ट उस पैरा को समझने में आसानी हो जाएगा और एक प्रॉपर आपको समझ डेवलप हो जाएगी। तो आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। प्रीफेस को शुरू करने से पहले कुछ आपको प्रीफेस के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है। क्लासिकल क्रिटिसिज्म के अंदर इसको रखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क माना जाता है ये सैमुअल जॉनसन का। तो इसको कहा जाता है कि ये जो वर्क है सैमुअल जॉनसन का, इसने मतलब इट इज़ सेड टू, मतलब कि टू हैव, ये पूरा जो वर्क है, इट सीमेंटेड द लिटरेरी रेप्यूटेशन ऑफ शेक्सपियर फॉर एवर, नॉट जस्ट इन इंग्लैंड बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसने सिर्फ शेक्सपियर की रेप्यूटेशन इंग्लैंड में ही नहीं इम्प्रूव की, इंटायर वर्ल्ड लिटरेचर में इस पर्टिकुलर वर्क ने शेक्सपियर की रेप्यूटेशन को इम्प्रूव किया है, लिटरेरी रेप्यूटेशन को। ठीक है, दूसरा जो है इसमें जो, अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये इसको 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है सैमुअल जॉनसन ने। पहला जो पार्ट है उसमें एक जनरल यूनिवर्सल एबिलिटी ऑफ शेक्सपियरियन वर्क, उस पर वो बात करते हैं। दूसरे फेज में या दूसरे सेक्शन में ये बात करते हैं फ्लॉज ऑफ शेक्सपियरियंस ड्रामा, कि किस तरीके से शेक्सपियर के ड्रामा में कुछ फ्लॉज रहे हैं, कुछ फॉल्ट रहे हैं। और तीसरा जो है ये डिफेंड करते हैं वन ऑफ द मेजर फ्लॉज ऑफ शेक्सपियर विच इज़ द वायलेशन ऑफ द यूनिटी। और वो थर्ड सेक्शन में डिफेंड किया है उन्होंने कि जो वायलेशन ऑफ यूनिटी एक वन ऑफ द मेजर फ्लॉ माना जाता है शेक्सपियर के ड्रामा को, जब लोग देखते हैं तो उसको इन्होंने डिफेंड किया है।
और जब आप ये सारी चीज़ें एक साथ पढ़ोगे तो फिर आप पाओगे कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड या इंग्लिश क्रिटिकल ट्रेडिशन दैट अ क्रिटिक अंडरटेक टू डिफेंड द राइटर्स फॉर वायलेटिंग द यूनिटीज़। ठीक है, जो यूनिटी है, जो कि विच वॉज कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूनिटीज़ वर कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्रामा, कि किसी भी वर्क जो कि ड्रामा जैसा वर्क है उसमें यूनिटी का एक बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट रोल था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी थ्री यूनिटीज़। तो ये इसको डिफेंड करना, सॉरी फॉर द साउंड, इसको डिफेंड करना बहुत ही एक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई क्रिटिक किसी राइटर को डिफेंड कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मुझे इसके रिलेटेड देनी थी। दूसरा कि जब आप पैराग्राफ पढ़ते हो, पैराग्राफ 1 एंड 2, तो पैराग्राफ 1 एंड 2 में आप देखोगे कि सैमुअल जॉनसन्स अप्रोच टूवर्ड द एंटीक्विटी, वो किस तरीके से एंशिएंट ऑथर्स को देखते हैं और उनका अप्रोच क्या है टूवर्ड्स एंशिएंट ऑथर्स। ठीक है, और थर्ड फोर्थ में अगर आप पैराग्राफ अगर आप इसका देखते हो तो फिर आप पाओगे इट इज़ जस्ट लाइक टू एक यार्डस्टिक कह लीजिए या एक क्राइटेरिया कह लीजिए कि किस तरीके से किसी ऑथर को उसकी ग्रेटनेस को जज किया जाए, उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए, उसकी क्राइटेरिया, उसका यार्डस्टिक क्या होना चाहिए। तो वो तीसरे और चौथे पैरा में वो इसी यार्डस्टिक कह लीजिए, पैरामीटर कह लीजिए या क्राइटेरिया कह लीजिए, इसी क्राइटेरिया की बात करते हैं तीसरे और चौथे पैरा में, कि किस तरीके से किसी ऑथर की ग्रेटनेस को आप कंपेयर करोगे, किसी मतलब उसको किस तरीके से जज करोगे। तो चलिए पहले और दूसरे पैराग्राफ का हम समरी देखें। तो सबसे पहले जब इसको शुरू करते हैं सैमुअल जॉनसन जब प्रेफेस शुरू करते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि स्टार्टिंग में ही जॉनसन लेमेंट कर रहे हैं कि डेड ऑथर को प्रेज किया जाता है मतलब विदाउट रीज़न, कि वो मतलब उनको प्रेज़ किया जाता है इसलिए नहीं कि उनका जो वर्क है वो एक्सीलेंट है या उनका जो वर्क है जो उन्होंने लिखा वो क्वालिटी वर्क था। उनको प्रेज़ किया जाता है क्योंकि वो एंटीक हैं, वो एंशिएंट हैं, वो ओल्ड राइटर हैं, वो डेड हो चुके हैं। ठीक है, कहने का मतलब एज लॉन्ग एज द ऑथर इज अलाइव द टेंडेंसी इज टू जज हिम इन द लाइट ऑफ हिज वर्स वर्क। वो कहते हैं कि जब भी कोई ऑथर जिंदा रहता है तो जो क्रिटिक्स होते हैं उनका ये जो मेजर काम होता है उसको जज करना उसके वर्स जो वर्क है उसकी लाइट में। लेकिन वंस द ऑथर वॉज डेड, एक बार अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये उसको बेस्ट वर्क से उसको जज करना शुरू करते हैं एंड ये उनकी क्राइटेरिया हो जाती है जो सैमुअल जॉनसन है उनके हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब उनको प्रेज करने का रीज़न उनकी एंटीक्विटी कभी नहीं होनी चाहिए, उनका क्वालिटी वर्क होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि उनके जो एंशिएंट राइटर हैं उनको प्रेज करने का मेन रीज़न होता है कि दे आर एंटीक, दे आर नॉट praising them because of their quality work. People are praising them because of they are old poets, they are क्लासिकल पोइट्स। तो इस वजह से या क्लासिकल ऑथर, इस वजह से वो इनको प्रेज करते हैं। तो ये इस चीज़ से सैमुअल जॉनसन जो है वो खुश नहीं है। उनका कहना है कि अगर आपको किसी को प्रेज करना है, किसी के परफॉर्मेंस को प्रेज करना है तो आप उसके वर्क को देखो, आप उसके एंडेवर को देखो, वो किस तरीके से अपनी जो क्वालिटी वर्क उन्होंने किया है, उनके एक्सीलेंसी क्या है उनके वर्क की, आप उसको देखिए। ये नहीं कि वो ऑलरेडी बहुत पुराने राइटर हैं इस वजह से आप उनको प्रेज कर रहे हो। तो ये पहला और दूसरा जो पैरा है उसमें वो इन्हीं दोनों चीज़ों को वो बोलते हैं। और फिर वो मतलब जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं उनके लिए एक तरीके से कहते हैं कि जो क्रिटिक होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो प्रिजुडाइज्ड हो जाते हैं कंटेम्प्रेरी राइटर्स के लिए। यहाँ जो कंटेम्प्रेरी वर्ड है ये नियो क्लासिकल जो अपने
एरा में वो थे उनके बारे में वो बात कर रहे थे कि जो ये राइटर्स हैं, इनके वर्क को आपको तवज्जो देना चाहिए, उनको आपको समझना चाहिए। सिर्फ मतलब एंशंट राइटर्स या एंशंट ऑथर को ही प्रेज करके आपको सिर्फ इस वजह से, उनके वर्क की वजह से नहीं, उनकी एंटिक्विटी की वजह से, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये अप्रोच गलत है। सैमुअल जॉनसन का पहले और दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस दिया है कि रीज़न क्या होना चाहिए किसी को प्रेज़ करने के लिए, किसी के वर्क को एप्रिशिएट करने के लिए, और वो कभी भी एंटिक्विटी नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऑथर या कोई भी क्रिटिक या किसी को भी प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए कि जो लिविंग पर्सन है वो ख़राब लिख रहे हैं और जो ऑलरेडी लिख के बहुत टाइम पास, मतलब टाइम पहले उनका देहांत हो गया है, वो बहुत अच्छा लिखते होंगे। ये प्रिजुडाइज्ड अपने दिमाग से निकालना होगा। तो इस चीज़ को ये यहाँ पे बोल रहे हैं। एंड ये मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जो स्पॉटलाइट है, आप जो एंशियंट पे मेरिट ऑफ एंशियंट की जो स्पॉटलाइट है वो, और कि कंटेम्प्रेरी जो राइटर हैं वो फॉल्टी हैं या वो ख़राब लिखते हैं और पूरा स्पॉटलाइट एंशियंट राइटर्स को दे देना, ये ठीक नहीं है। पहला और दूसरा आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मैं पहले भी बोल रही हूँ, ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो प्लीज़ आप उसको लाइन बाय लाइन मत मिलाइएगा। मैंने सिर्फ समरी दी है, ठीक है। तीसरे और चौथे पैरा में ये यार्डस्टिक प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जॉनसन की किस तरीके से आप किसी के वर्क को जज करोगे, क्या वो पैरामीटर क्या होना चाहिए जब आप किसी की क्राइटेरिया फॉर जजिंग द वर्क ऑफ आर्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो एक्सीलेंस का टेस्ट है वो कैसे पास किया जाए, जो लिटरेरी वर्क होते हैं वो किस तरीके से एक्सीलेंट होने का जो टेस्ट है वो पास कर सके, तो वो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो पहले और चौथे पैराग्राफ में उन्होंने समराइज मैं करने जा रही हूँ। तो वो कहते हैं द क्राइटेरिया फॉर जजिंग द वर्क ऑफ आर्ट कैनॉट बी एब्सोल्यूट एज इन द केस ऑफ द वर्क ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल। जैसे कि इन्होंने पाइथागोरस का एग्जाम्पल लिया है। तो पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, वो उनके कहने का मतलब है कि जिस तरीके से साइंस में होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल में होता है कि वो इमीडिएटली एब्सोल्युटली तुरंत ही उसको इम्पोर्टेंस मिल जाता है, उसको पॉपुलैरिटी मिल जाती है, उसको एक्सेप्टेंस मिल जाता है। ये चीज़ जो है जॉनसन के हिसाब से, जॉनसन सेज दैट इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी एक्सीलेंस, लिटरेचर के एक्सीलेंस जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, दे आर ग्रेजुअल एंड कंपैरेटिव, ठीक है। कहने का मतलब हो गया ये कि जैसे कि कोई भी साइंटिफिक अगर एक्सीलेंसी को आपको देखना होता है या कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल को आपको इम्पोर्टेंस देना होता है या उसकी तारीफ़ करनी होती है, उसको परफेक्ट बोलना होता है, तो वो इमीडिएटली हो जाता है, ठीक है। आपने एक साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया, आपने प्रूव किया उसको, और वो इमीडिएट इफ़ेक्ट से वो एक एक्सीलेंट वर्क हो गया। वो अपने एक तरीके से आपको वो इमीडिएट इफ़ेक्ट दे देता है। लेकिन जब आप लिटरेरी वर्क देखते हो, जब आप लिटरेचर के अंदर घुसते हो, तो बहुत ही ग्रेजुअल होता है, उसको कई सारे टेस्ट पास करने होते हैं। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट किसी भी लिटरेरी ऑथर को या किसी भी लिटरेरी वर्क को जो पास करना होता है, वो पहला होता है कि क्या उसके जो रीडर्स हैं थ्रू आउट दी सेंचुरीज़, बहुत सारे जो सेंचुरी टाइम आफ्टर टाइम, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी, जितने भी उसके रीडर हैं, क्या उस रीडर्स ने उस वर्क को इन्जॉय किया, क्या उन रीडर्स ने उस वर्क को की इम्पोर्टेंस को वो समझ पाए। तो जो लिटरेरी एक्सीलेंसी हासिल होती है वो ग्रेजुअल होती है, उसको टाइम का टेस्ट पास करना पड़ता है, उसको हर बार अपने रीडर को सेटिस्फाइड करना पड़ता है,
वो पाइथागोरस के वो प्रिंसिपल जैसा नहीं, थियरम जैसा नहीं है कि वो इमीडिएट इफेक्ट से वो पॉपुलर हो गया और वो उसको एक्सीलेंट कह दिया गया। साइंस जैसा नहीं है वो इमीडिएट, कोई भी वर्क इमीडिएटली पॉपुलर या इमीडिएटली एक्सीलेंट नहीं होता। वो बहुत ही धीरे धीरे ग्रेजुअली, सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पढ़ा जाता है, लोग उसको एनालिसिस करते हैं, क्रिटिक्स उस पर अपने स्टेटमेंट पास करते हैं, और ये सब होने के बाद, इन सबको सेटिस्फाइड करने के बाद एक वर्क जो होता है उसको, उसकी इम्पोर्टेंस को जब तक ये सभी लोग नहीं समझते तब तक उसको क्लासिकल की डिग्री में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया है किसी भी वर्क को, लिटरेरी वर्क को या ऑथर को इम्पोर्टेंस या एक्सीलेंट या ग्रेट बनने के लिए सबसे पहला जो उसको टेस्ट पास करना होता है वो ये कि वेदर कि जो ऑथर या जो रीडर, मतलब सॉरी, जो रीडर हैं, जिन्होंने उसको पढ़ा, जो क्रिटिक्स हैं, जिन्होंने उसको क्रिटिकल नज़रिए से देखा, क्या वो सेटिस्फाइड हो पाए उसको पढ़ के, वेदर दे इंजॉयड दैट रीडिंग। ठीक है, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि वो जो एडमायरेशन उस वर्क ने लिया पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या उसको, उस एडमायरेशन को उसके सक्सेसिव पीरियड और सक्सेसिव लिटरेरी हिस्ट्री में रिकॉग्नाइज किया गया कि नहीं। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि कोई भी ऑथर, अगर आप आज के ऑथर को आप एंशिएंट ऑथर से कंपेयर करोगे तो ये एक इक्वल बैलेंस कंपैरिजन नहीं होगा। तो पहला जो है क्राइटेरिया जो कि एक ऑथर को या एक ऑथर के वर्क को एक्सीलेंट बनाता है, पहला कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा गया हो, टाइम के टेस्ट को पास किया हो। दूसरा कंपैरिजन होता है, दूसरा यार्ड स्टिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यार्ड स्टिक है या जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी वर्क के इम्पॉर्टेंट होने का या उसके एक्सीलेंट होने का, वो ये कि कंपैरिजन। और वो कैसा कंपैरिजन कि ऐसा कि वो अपने ही टाइम में एक वर्क को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो उसी तरह के बेस्ट वर्क से उसको कंपेयर करना ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी एक रिवर की गहराई को नापना है, ठीक है, आपको गंगा रिवर की गहराई को नापना है, तो आप ओशन की गहराई को नहीं नाप सकते ना, आप कंपेयर नहीं कर सकते रिवर को ओशन से या रिवर को सी से या रिवर को आप लेक से नहीं कंपेयर कर सकते। जब भी आप रिवर को कंपेयर करोगे तो उसी तरीके की किसी रिवर से कंपेयर करोगे, ना कि ओशन से, ना कि सी से। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये बोल रहे हैं, जॉनसन बोल रहे हैं कि जब भी किसी भी ऑथर, जो नए ऑथर हैं, जो कंटेम्प्रेरी ऑथर हैं, जो उनके टाइम के ऑथर थे, उनको वो डिफेंड करते हुए बोल रहे हैं कि जिसको भी आप पढ़ने जा रहे हो, जिसके बारे में भी आप लिखने जा रहे हो, तो आप उसी के तरीके के ऑथर को देखो ना। आप आज के ऑथर को आप होमर से कैसे कंपेयर कर सकते हो? होमर के वर्क ने, जो भी होमर ने लिखा, ही इज़ अ क्लासिकल ऑथर। उनका जो वर्क है उसने टाइम के टेस्ट को पास किया है, उसने ग्रेजुअली एवरी स्टेज पे अपनी एक्सीलेंसी प्रूफ की है, तब जाके आज वो क्लासिक की कैटेगरी में है। और उस क्लासिक की कैटेगरी को आप अभी न्यूली जो कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, जो ऑथर हैं, आप लिख रहे हैं जो अभी अगर आप उनसे उनको कंपेयर करोगे तो वो कंपैरिजन किधर जाएगा? ये तो वही बात हो गई ना कि रिवर को आप ओशन से कंपेयर करने चले हो। ठीक है, तो यहाँ रिवर जो हो गया, आप एक तरीके से समझ लो कि जो नए ऑथर हैं, जो ओशन इज़ द, मतलब जहाँ सब जाके मिल रहा है, जो होमर हैं, राइट। तो ये चीज़ वो इन दोनों पैराग्राफ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपैरिजन किस तरीके का होना चाहिए। कंपैरिजन जो है वो अपने तरीके के लोगों के साथ होना चाहिए। अपने से बाहरी लोगों के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। एटलीस्ट वो लेवल सेम होना चाहिए, वो वहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। तो ये जो दोनों पैराग्राफ है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे सैमुअल जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर को शुरू कैसे किया है।
पहले पहले जो 2 पैरा हैं उसमें उन्होंने एंशिएंट ऑथर के बारे में अपनी अप्रोच रखी है कि उनकी जो क्वालिटी है वो उनकी एंटिक्विटी नहीं होनी चाहिए, उनका क्वालिटी वर्क होना चाहिए। उनकी मतलब उनको प्रेज़ करने का जो क्राइटेरिया होना चाहिए, किसी भी एंशिएंट ऑथर को प्रेज़ करने का जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो उनकी एंटिक्विटी नहीं, उनका क्वालिटी वर्क होना चाहिए। और जो तीसरा और चौथा पैराग्राफ है उसमें वो बोलते हैं कि जो यार्डस्टिक हो या फिर जो पैरामीटर हो किसी भी वर्क के एक्सीलेंट होने का, उसके लिए जो टाइम का टेस्ट है उसको पास करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ वो एक रियल टेस्ट होता है। टाइम टेस्ट जो होता है ना वो रियल टेस्ट होता है। अगर वो कोई भी वर्क टाइम के टेस्ट को सर्वाइव कर गया है तो वो ऑटोमेटिक ग्रेट हो जाएगा, क्योंकि वो किस टाइम में लिखा गया और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते आ रही है। पढ़ने का मतलब कि आपने उनके वर्क को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो एक वर्क को जो कई सारी सेंचुरीज, कई सारे सक्सेसिव जो उनकी जनरेशन है वो पढ़ते हुए आ रही है, इट मीन्स कि पीपल आर एक्सेप्टिंग होमर। तभी वो होमर आज क्लासिकल ऑथर हैं। उनके टाइम के कई सारे ऑथर आए और चले गए, आपको नहीं जानकारी होगी। आप होमर को याद किए हुए हो, क्यों याद किए हो? क्योंकि उनके वर्क ने उस चीज़ को प्रूव किया है, अपनी ग्रेटनेस प्रूव की है। तो आप होमर को आज के ऑथर से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि आज का ऑथर आज लिख रहा है। तो अगर आज के ऑथर को आपको देखना है तो आपको आज के ही तरीके के लोगों के साथ उसको मिलाना होगा, जो आज के स्तर पे बेस्ट है। अब आप तुरंत के अभी आप रीसेंट कोई ऑथर लिखना शुरू किया है और आप उसका कंपैरिजन होमर से करोगे तो वो कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ सर्वाइव करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे वो अपने कंटेम्प्रेरी जो ऑथर्स हैं या जो न्यू क्लासिकल राइटर्स थे वो एक तरीके से उनको ये डिफेंड करने की यहाँ पे कोशिश है। तो ये जो है ये 4 पैरा की समरी है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। कितने लोग बोलेंगे कि आप रिपीटेडली एक ही बात को कई बार बोलते हो। रीज़न बीइंग कि मुझे लगता है क्योंकि ये एक तरफा वीडियो होता है तो आई फील कि पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, तो इस वजह से मैं अपनी बात थोड़ी रिपीट कर देती हूँ कई बार, जिससे कि आपको वीडियो क्लियरली समझ में आ जाए। और प्लीज़ आप इस सेक्शन को कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर उसमें कुछ कमी है तो वो भी आप मुझे हाईलाइट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं सुधार सकूँ और आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपको निराश नहीं करूँगी मैं। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, सो वेरी वेरी थैंक यू कि आपने मुझ पे विश्वास दिखाया है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके विश्वास पे खरी उतरूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग।